हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम CGL 2025 के एरर्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, उनमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ट्रिकी टॉपिक्स पर बेस्ड थे। आज हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिसमें और टाइप्स कवर होंगे। इसमें आपको बहुत सारे टाइप के एरर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रेपोजिशन बेस्ड, स्पेलिंग बेस्ड, टेंस, कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड। ठीक है, ट्रस्ट मी, अगर आपने CGL के भी सारे PYQs कर लिए ना एरर के एक बार में अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक क्लैरिटी के साथ, तो ये आपका जो पूरा टॉपिक है ये PYQ से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे एरर्स का आइडिया मिल जाएगा और उनसे जुड़ी सभी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि रूल्स समझने मुश्किल नहीं होते हैं, रूल्स को अप्लाई करना मुश्किल है। एग्जाम टाइम में वो हमें सही से स्ट्राइक हो, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो टेक्निक सीखनी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हमें कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, टेक्निक भी देखेंगे और एप्लीकेशन भी देखेंगे एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। That the report failed to address the root causes of the community unrest were surprising, given the exhaustive data compiled over several months. अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में हमने लास्ट टाइम 20 क्वेश्चंस किए थे, ये 21st क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दैट को समझो। दैट जब भी आता है ना, तो हम सोचते हैं इसको सबसे पहले एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन होती है दैट जॉइंस टू आइडियाज या फिर सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस, वर्ड्स या आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए हम दैट को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही टोल्ड दैट he is on leave। अब यहां पे he told that ने क्या किया? इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में कनेक्ट किया, तो ये हो गया कनेक्टर, जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन। बट इस सेंटेंस में दैट किसी चीज को कनेक्ट नहीं कर रहा है। दैट यहां पर एज अ क्लॉज यूज हुआ है। ये क्लॉज जो कि क्या बताना चाह रहा है? ये किसी फैक्ट को बताना चाह रहा है, और यही जो फैक्ट है यही हमारा फोकस है और यही हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ठीक है, तो ये समझो कि जो दैट है उसके दो तरह के यूजेस होते हैं। दैट के यूजेस दो तरीके के होते हैं, एक एज अ क्लॉज जो कि हमारा सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में, और एक यूज एज अ कंजंक्शन भी होता है जो कि क्या करता है? ज्वाइन करने का काम करता है दो सेंटेंसेस या आइडियाज को। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमें पता लग गया कि दैट जो है हमारा सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, क्योंकि वो एक फैक्ट को बता रहा है। वो ये फैक्ट को बता रहा है कि जो रिपोर्ट है वो फेल हो गई रूट कॉज को एड्रेस करने में, कम्युनिटी अनरेस्ट के। वो एक सरप्राइजिंग बात थी, वो एक सरप्राइजिंग बात थी। अनरेस्ट वर सरप्राइजिंग। ये जो फैक्ट है ये सरप्राइजिंग है। तो ये फैक्ट तो सिंगुलर है ना, तो ये भी क्या होगा? सिंगुलर, वॉज सरप्राइजिंग होगा। ठीक है, तो यही है हमारा सेकंड पार्ट में एरर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये पहला क्वेश्चन भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा वैरायटी क्वेश्चन है, इसमें बहुत अलग तरह की चीज यूज हुई है। आपको ढूंढना है इसका एरर। इसको पॉज करके ट्राई करके भी देख सकते हो कि आप वो एरर ढूंढ पा रहे हो, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स एरर है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब वो बेसिक टेंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या बेसिक ग्रामर पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, चलो रीड करते हैं। इट वॉज द मिसअलाइनमेंट बिटवीन प्रोजेक्टेड एंड एक्चुअल डेटा दैट कास्ट डाउट नॉट ओनली ऑन द कैलकुलेशंस बट ऑल्सो ऑन द assumptions that underlied the funding strategy। अब
अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले पॉज करके ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना। दो वर्ड्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर लाइन और लाए। लाए का क्या मतलब होता है? झूठ बोलना, फॉल्स लिख सकते हैं ना, झूठ बोलना। ठीक है, इसकी और इसकी ये पार्ट जो है स्पेलिंग सेम है, बट दूर दूर तक इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अंडरलाई का मतलब होता है किसी चीज का बेसिस बनना, किसी का बेस बनना, स्टार्ट होने के लिए बेस देना, और यहाँ पे मतलब है झूठ बोलना। अब मैं आपको इनकी ना 3 फॉर्म्स बता रही हूँ जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत तरीके से उसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसकी अंडरलाई, अंडर ले और अंडर लेन, और यहाँ पे लाई, लाइड, लाइड। तो कभी भी ये लाए देखने के बाद यहाँ पे बहुत बार इंटरचेंजेबली क्या यूज हो जाता है? अंडरलाइड, बट ये ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अंडरलाइड कुछ नहीं होता है और इन दोनों वर्ड्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ लास्ट स्पेलिंग की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। It was the misalignment between projected and actual data that cast doubt not only on the calculations but also on the assumptions that underlied. यही हमारी गलती है। इसका करेक्ट फॉर्म होना चाहिए अंडर लेन। ठीक है, दैट अंडरलेन द फंडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rarely had the court encountered a petition so devoid of legal merit nor so conspicuously intended to attract media attention rather than judicial remedy. अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट है जो हम पहली क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं और काफी फेवरेट कॉन्सेप्ट है एसएससी का, वो है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या कहता है? पैरेललिज्म कहता है सेम स्ट्रक्चर की क्या होती है? सेम ट्रीटमेंट। और ये स्ट्रक्चर और ये बात, ये पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है अगर सेम स्ट्रक्चर है तो हमेशा पॉजिटिव ट्रीटमेंट के साथ पॉजिटिव ट्रीटमेंट रहेगी और नेगेटिव ट्रीटमेंट के साथ रहेगी नेगेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, सो डिवोइड ऑफ लीगल मेरिट नॉर सो। अब ये नॉर कहां से आ सकता है? नॉर का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? नाइदर के साथ, क्योंकि दोनों वर्ड्स कैसे हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं। यहां पे नॉर नहीं आ सकता, एंड आ सकता है या और आ सकता है, इसलिए इस पार्ट में हमारा एरर है और वो एरर है एसएससी के फेवरेट टॉपिक पैरेललिज्म पे बेस्ड। पैरेललिज्म वो कहीं भी ला सकती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ला सकती है, प्रीपोजिशन की यूज में ला सकती है, किसी भी फॉर्म में यूज कर सकती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, much efforts have been made by the development team to reduce application loading time without compromising features. अब यहां पे लिखा है much efforts। much जो है वो किसके साथ आता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है हमेशा। ठीक है, अब एफर्ट को देखो। अब आप एफर्ट को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। जब काउंटेबल होगा तो एफर्ट्स होंगे और जब अनकाउंटेबल होगा तो एफर्ट ही रहेगा। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल है और इसके साथ फिर लगा देंगे हम मच,
तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है ना? जैसे वेरी लेस वाटर इज लेफ्ट इन द जग, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट, ठीक है, तो इज आ रहा है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आ रही है। तो अगर हम मच लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो वर्ब की यहाँ पे होनी चाहिए फॉर्म ये, और ये एस रिमूव होना चाहिए। ये है हमारा तरीका नंबर 1। इसी के लिए तरीका नंबर 2 भी है कि हम मच को रिप्लेस कर दें किससे? काउंटेबल में हम मेनी एफर्ट्स भी तो लिख सकते हैं ना। अगर बहुत लोग एफर्ट्स लगाएंगे ना तो वो मेनी एफर्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो हम काउंट कर सकते हैं, इतने एफर्ट लगाया, इतने एफर्ट लगाया, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेनी एफर्ट्स हैव बीन मेड। दोनों ही केसेस में एरर हमारा इसी पार्ट में है, चाहे हम इस पार्ट को करेक्ट करें या इस पार्ट को। अब आपने यहाँ पे 2 चीजें सीखी हैं। क्या 2 चीजें सीखी हैं? एक तो मच का यूज सीखा है कि वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और आपने देखा कि एफर्ट जो है वो जनरली मच के साथ ही आता है अनकाउंटेबल फॉर्म में, बट अगर काउंटेबल में आएगा तो उसके साथ मेनी आ जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Rarely, if ever, have there been a time when dissent was met with such institutional disregard as in the present administration. अब देखो, ये एक इन्वर्जन का फॉर्म है जब हम सेंटेंस को इंटेंसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देयर हैज बीन रेयरली अ टाइम, ठीक है। बट इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको आगे दिया है ताकि आप जल्दी से एरर ना ढूंढ पाओ, आप सब्जेक्ट ना ढूंढ पाओ और उससे कनेक्ट करके वर्ब ना ढूंढ पाओ। तो यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि किस चीज के बारे में बात हो रही है? टाइम के बारे में बात हो रही है। ये है हमारा सब्जेक्ट। तो टाइम तो यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, इसकी जगह क्या हो जाएगा? हैज। तो यही फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। रेयरली इफ एवर हैज देयर बीन अ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The training program was designed to make the employees capable to handle complex queries efficiently in customer support operations. अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत सिंपल एरर है। अगर आपने फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, एरर ढूंढ पाएंगे। कोशिश करिए पॉज करके ढूंढने की, मैंने हिंट दे दिया है। एरर है केपेबल टू नहीं होता है, इट इज ऑलवेज केपेबल ऑफ। और ऑफ के साथ यहाँ पे टू के साथ इंफिनिटिव फॉर्म आती है, बट ऑफ के साथ V1 प्लस ING आती है। तो केपेबल ऑफ हैंडलिंग, इस पार्ट में हमारा एरर है। करेक्ट फॉर्म क्या है? केपेबल ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। ये है हमारा एरर सेकंड पार्ट में। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं और बहुत यूज होते हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी इसी सीरीज में आपको दिखेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पे बेस्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपने आप में, अगर इससे रिलेटेड इतने एरर्स आ रहे हैं तो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The draft policy outlines that each employee must adhere to the code of conduct irrespective of their position. अब देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, इन वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना। Each, every, everyone, everybody, either, neither, ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा जब भी इनसे रिलेटेड कोई बात होगी तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे
वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, सिंगुलर रहेंगे। तो अब इस सेंटेंस में देखो, that each employee must adhere to the code of conduct irrespective of, their गलत हो जाएगा, his और her, ये एकदम ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर बेस्ड एरर है, his और her पोजिशन, ये है हमारा इस पार्ट का एरर। ठीक है, काफी लोग इस चीज को मानेंगे ही नहीं एरर है, बट आंसर की के अकॉर्डिंग यही एरर है और कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the interns were asked to complete the assignment quickly and submit it with neat handwriting। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन करूंगी जो आपको बहुत काम आएंगी, with और in, दो चीजें बता रही हूँ। with कब यूज होता है और in कब यूज होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, with में देखो क्या होता है, with जो है वो यूज होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प ले, with the help of कोई चीज करी जाए, मतलब किसी चीज को यूज करा जाए, उसमें with होता है। और in होता है कि कोई काम जो है वो अपीयरेंस में कैसा है, वो किस स्टाइल में लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया है, उसका फॉन्ट कैसा है। अगर इन सब चीजों की बात होती है तो इन यूज होता है। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी सोर्स की बात हो रही है या फिर किसी चीज को यूज करके लिखने की बात हो रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आई एम राइटिंग विद अ पेन, तो विद अ पेन होगा, आई एम राइटिंग इन अ पेन नहीं होगा। ठीक है, पर अगर मैं लिखूं आई एम राइटिंग इन नीट हैंड राइटिंग होगा, क्योंकि हैंड राइटिंग की बात हो रही है, नीट हैंड राइटिंग की बात हो रही है, जैसे कि हमारे सेंटेंस में हो रही है। ये बात अपीयरेंस से रिलेटेड है, स्टाइल से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ही रोट इन रेड इंक, तो इन रेड इंक, अब इन रेड इंक का ये देखा जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कि टीचर ने रेड पेन से साइन किया या फिर वो रेड में लिखा हुआ था। अगर आप बोलना चाह रहे हो रेड में लिखा हुआ था तो में के लिए इन यूज करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे नीट हैंड राइटिंग तो अपीयरेंस की बात है, इसलिए यहाँ पे यूज होगा इन। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना, विद पेन विद पेंसिल में किस चीज से यूज से हो रहा है वो विद, और अपीयरेंस स्टाइल और फॉन्ट में कैसा है उसके लिए इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट वॉज एट द समिट इन वियना where the treaty was officially ratified, thereby bringing to an end decades of political uncertainty in the region। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है इट वॉज एट द समिट इन वियना, जहां पे ट्रीटी साइन हुआ। ठीक है, यहाँ पे बात किस बारे में हो रही है पूरे सेंटेंस में, ब्रिंगिंग टू एन एंड डेकेड्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द रीजन, मतलब सब्जेक्ट से मैं हमेशा क्या वर्ड आपको रिलेट करती हूँ, फोकस। वो किस बात पे है, क्या ये वियना के बारे में बता रहा है, नहीं, ये बता रहा है ट्रीटी के बारे में। तो ये जो वर्ड है, ये जो दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, वो भी तो ट्रीटी के बारे में बात करना चाहिए ना, उसको भी तो फोकस ट्रीटी पे करना चाहिए, इसलिए करेक्ट फॉर्म होगी दैट, क्योंकि ये हमारे फोकस एरिया से मैच नहीं कर रहा। इट वॉज एट द समिट इन वियना दैट द ट्रीटी वॉज ऑफिशियली रैटिफाइड, क्योंकि आगे सारी बात पूरे सेंटेंस में ट्रीटी की ही हो रही है। समिट कहाँ पे हुई ये हमारा फोकस नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है ट्रीटी। ठीक है, इसलिए दैट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, he objected to the new policy on the grounds that it violated the principal rights of the employees। अब देखो, principal rights of the employees, अब ना बच्चों ने ना, स्टूडेंट्स ने, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्होंने एक बात ना बचपन से हमारे दिमाग में बैठी होती है, इन दो वर्ड्स को लेते हैं। अभी मैं बताती हूँ कौन से दो वर्ड्स, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल।
हर कोई कहता है जब भी स्कूल के प्रिंसिपल की बात होगी ना तो PAL वाला लगाना है और बाकी सब जगह ये वाला लगेगा। मतलब जहां भी रूल्स रेगुलेशंस की बात होती है या फिर किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात होती है, रूल की बात होती है, तो ये लगता है। और जहां भी स्कूल के हेड की या ऐसे बात होगी तो ये वाला लगेगा। बट इस प्रिंसिपल का मीनिंग तो यही है ना कि वो एक हेड है, चीफ है किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी बात का। तो किसी भी टॉपिक का, किसी भी बात का, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब हम कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे लीड चीज या फिर कोई भी हेड चीज की बात करते हैं तो हम ये वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस पढ़ो, ये कौन सा प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे। ही ऑब्जेक्टेड टू द न्यू पॉलिसी ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेटेड द राइट्स। कौन से राइट्स? रूल्स रेगुलेशंस वाले राइट्स नहीं, जो बिल्कुल बेसिक राइट्स हैं, जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चीफ राइट्स हैं। ठीक है, वो ही यहाँ पे क्या हो रहे थे, वायलेट हो रहे थे। तो यहाँ पे आएगा ये वाला प्रिंसिपल और यही हमारा एरर है। ठीक है, पार्ट 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The protests, though peaceful in nature, were portrayed by official channels as instigated by external forces and ideologically driven groups. अब देखो, फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप पॉज करके डेफिनेटली कर सकते हो और फिर वीडियो देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं। वैसे मोस्टली आप ये क्वेश्चन बता पाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। ये है सब्जेक्ट, प्रोटेस्ट। कैसा प्रोटेस्ट? जो कि पीसफुल था नेचर में, बट उसको पोर्ट्रे किया गया। तो ये प्रोटेस्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे वॉज आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इस बात को बता के तो आपको बिल्कुल क्लिक करना चाहिए सेंटेंस देखते ही कहीं भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके वर्ब सही लगी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। It is the uncertainty of how the council intends to proceed that seem to have created the most unrest among those waiting for regulatory clearance. Complicated सा sentence है, but आप अपने स्टेप से जाओ। फिर से इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट ढूंढो। It is the uncertainty, ये सब्जेक्ट है। That seem to have created, seems, singular verb, singular subject. Okay, very simple question. Next question. If the allegations were substantiated and procedural lapses proven, the committee might have had enough reasons to initiate an internal probe which never occurred. ये सेंटेंस किस चीज की बात कर रहा है? If the allegations were substantiated, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखना, उसमें पैरेललिज्म और ये वर और हैड के डिफरेंस का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको क्लियर होगा, उसको जरूर देखना इसके पार्ट 1 को। अब देखो, वर कब यूज होता है, मैंने वहां भी बताया था, कोई भी फ्यूचर अनरियल एक्शन में हम वर यूज करते हैं। और अगर हम पास्ट अनरियल एक्शन की बात करते हैं तो आता है हैड। जैसे इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर आई वुड हैव कम। ठीक है, अब वर में देखो, यहाँ पे वर यूज हुआ है, मतलब कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है जो कि अब अनरियल है। ये एक फ्यूचर कंडीशन थी जो अगर पॉसिबल होती तो क्या होता। इफ द एलिगेशंस वर सब्सटेंशिएटेड, अगर एलिगेशंस सही होती और उनका प्रोसीजरल लैप्सेस प्रूव कर पाते तो कमिटी के पास इनफ रीजंस होते टू इनिशिएट एन इंटरनल प्रोब, जो कि कभी नहीं हुआ। होते ना रीजंस, फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो इस पार्ट में एरर है। माइट हैव हैड इनफ नहीं आएगा, माइट हैव आएगा क्योंकि यहाँ पे वर है। अगर यहाँ पे हैड होता ना, इफ द बट यहाँ पे हैड नहीं है तो यहाँ पे ये फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी। ये सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर अनरियल एक्शन की बात हो रही है, इसमें
might have ही आएगा, had साथ में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे had के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती, पास्ट एंड रियलिस्टिक कंडीशन की बात हो रही होती, तब हम had जरूर लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू एंश्योर एवरी पार्टिसिपेंट बी हर्ड the chairperson requested that questions be submitted in advance and that moderators be assigned to each group। अब देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में सबमिटेड इन एडवांस एंड दैट, ये सबमिटेड के साथ दैट यूज हो रहा है, मॉडरेटर्स भी असाइंड, इसके लिए दैट यूज हो रहा है, रिक्वेस्टेड के साथ दैट यूज हो रहा है। अगर हम पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट से जाएं तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेम ट्रीटमेंट, सेम स्ट्रक्चर की। तो अगर रिक्वेस्टेड दैट है तो एंश्योर भी तो दैट होना चाहिए। अगर हम हर चीज को दैट यूज करके यूज कर रहे हैं, दैट यूज करने की एक पहचान होती है कि सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में है। अगर पैसिव फॉर्म में है तो दैट यूज कर रहे हैं। अब अगर रिक्वेस्टेड दैट है, यहां पे भी हम दैट यूज कर रहे हैं, सबमिटेड इन एडवांस एंड दैट मॉडरेटर्स बी असाइंड, तो यहां भी आएगा टू एंश्योर दैट एवरी पार्टिसिपेंट बी हर्ड। ठीक है, सिंपल पैरेललिज्म लगाओ रिक्वेस्टेड दैट और एंश्योर दैट का। ठीक है, सेंटेंस में ढूंढा करो कमी क्या है, कमी क्या लग रही है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो तो रियलाइज होता है कि इस आगे के पार्ट को तो ऐसे बोला गया है, इसको ऐसे क्यों नहीं बोला गया, तो आप ये चीज क्लिक कर पाओगे। ये इस टाइप का एरर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट 2-4 क्वेश्चंस में देख लिया है तो दिख जाता है ये एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, each of the committee members were obligated to disclose any potential conflict regardless of how trivial it might appear during the selection process। अब देखो, मैंने आपको बताया था each, every, everybody, every, either, neither, इन सब के साथ हम क्या लगा रहे थे, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। तो यहां पे ईच है ना, ईच ऑफ द आ गया इसलिए ये चीज प्लूरल हो गई, बट ईच तो है ना सेंटेंस में, तो वर ऑब्लिगेटेड हमारा एरर हो जाएगा और वॉज करेक्ट होगा। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे ये मत देखना कि ईच ऑफ द की वजह से कमिटी मेंबर्स हो गए, अगर ऑफ द नहीं होता तो होता ईच कमिटी मेंबर was obligated, बट यहाँ पे each of the है, of the के साथ हमने कमिटी मेंबर लगाया है तो वो प्लूरल हो गया, बट उसका इम्पैक्ट वर्ब पे नहीं आएगा, वर्ब में each का रोल ही रहेगा। ठीक है, तो वो सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट देखो, the finance team comprises of experts in risk, audit and compliance from various industries। इसमें एरर बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरर है यहाँ पे comprises of होता ही नहीं है, क्या होता है, comprises। this is the correct word, क्योंकि comprises का खुद ही क्या मतलब होता है, consists of, तो हमें यहाँ पे डबलिंग नहीं करनी है ना, तो ऑफ नहीं आएगा, comprises experts in risk, audit and compliance from various industries। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the team's objective, despite its vagueness, were understood by the evaluators to focus more on inclusivity than on quantifiable metrics। अब देखो इस क्वेश्चन में the team objective की बात हो रही है, डिस्पाइट वो वेग था पर लोगों इवैल्यूएटर्स को समझ आ गया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, तो टीम का ऑब्जेक्टिव के साथ वर नहीं आएगा, क्या आएगा, was is the correct form। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, it was not until much later that the inconsistencies in the financial reports
were brought to light by the whistleblower whose testimony proved more reliable than anyone else. अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक नया टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को। सेंटेंस का लास्ट पार्ट पढ़ो, whose testimony proved more reliable than anyone else। अब देखो मैं यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल दूंगी, ध्यान से देखना। her salary is higher than राहुल। ये एक सेंटेंस है कि कोई लड़की है, उसकी सैलरी राहुल से ज्यादा है। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला कि उसकी सैलरी राहुल से ज्यादा है, उसकी सैलरी राहुल की सैलरी से ज्यादा है, ये कहना चाह रही हूँ ना मैं। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी सैलरी ही राहुल से ज्यादा है, वो सैलरी को और राहुल को कंपेयर कर रही है। बट इसका करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म क्या होगी? her salary is higher than, इसको दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, than राहुल सैलरी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, her salary is higher than that of राहुल। ये भी हमारा सेम मीनिंग कन्वे करेगा, बट हर सैलरी इज हायर देन राहुल ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि हम सैलरी को, एक पर्सन की सैलरी को दूसरे पर्सन की सैलरी से कंपेयर करेंगे, पर्सन से कंपेयर नहीं कर देंगे। अब क्वेश्चन देखो, whose testimony proved more reliable than anyone else। टेस्टिमनी को तो हम टेस्टिमनी से ही कंपेयर करेंगे ना, तो इस पार्ट में हमारा एरर है। इसमें करेक्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए? whose testimony proved more reliable than anyone else's testimony। या तो हम ऐसे कर सकते हैं else's testimony लिख दें, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसको लिख दें than that of anyone else। ठीक है, इन एनी केस हमारा एरर तो रहेगा इस पार्ट में ही, तो ये हमारा इनकरेक्ट पार्ट है। मैं आपको करेक्ट पार्ट इसलिए बता रही हूँ इतने अच्छे से क्योंकि ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऑप्शन देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सही फॉर्म कौन सी है। तो ये सिर्फ एरर्स नहीं हो रहे हैं, आपको मैं सही चीज इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि वो भी बेसिकली एरर्स बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Had the analyst been given access to the longitudinal data sooner, they could have refined their projections with greater accurateness। अब देखो इसमें जब मैं आपको एरर बताऊंगी ना तो आपको काफी डिसअपॉइंटेड फील होगा कि ये एरर था, इसमें ऐसा एरर भी आ सकता है। बट एरर है हमारा यहाँ पे एक्यूरेटनेस। एक्यूरेटनेस कोई वर्ड ही नहीं होता है, एक वर्ड होता है एक्यूरेट। ठीक है, इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, एक्यूरेट होता है, एक वर्ड होता है एक्यूरेसी, और एक होता है एक्यूरेटली। ठीक है, एक्यूरेट क्या है? एक्यूरेट एक एडजेक्टिव है कि हाउ वाज द वर्क, इट वाज एक्यूरेट। एक्यूरेसी एक नाउन है कि काम एक्यूरेसी से हुआ। काम कैसे हुआ? काम एक्यूरेटली हुआ। एलवाई हमेशा एडवर्ब की पहचान होती है। यहाँ पे आएगा विद ग्रेटर एक्यूरेसी, नॉट एक्यूरेटनेस। एक्यूरेटनेस कोई वर्ड नहीं होता, एक्यूरेट, एक्यूरेसी और एक्यूरेटली होता है। ठीक है, सो दैट्स द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवरल ऑफ द एविडेंसेस प्रेजेंटेड during the hearing were considered circumstantial at best and irrelevant at worst। अब इसमें आपको एरर बताना है, एरर कहाँ है?
एरर है इस पार्ट में, several of the evidences, several of the evidences गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एविडेंस जो वर्ड है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कुछ वर्ड्स होते हैं ना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताए थे, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इनको तो हमेशा याद रखना, एडवाइस, लगेज, और ऐसे ही एविडेंस, ये हमेशा अनकाउंटेबल रहते हैं और इनके साथ एस नहीं आता। ठीक है, तो सेवरल ऑफ द एविडेंसेस जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब और सेवरल किसके साथ आता है? काउंटेबल के साथ आता है, तो सेवरल ऑफ द एविडेंसेस यहाँ पे गलत है। बट अब आगे आप लोग सोचोगे कि अगर मैं इसको एविडेंस कर दूंगी तो आप कहोगे कि प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द हियरिंग वर कंसिडर्ड, तो ये गलत क्यों नहीं है? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? वॉज या वर। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इसको एविडेंसेस नहीं करूंगी, मैं इसको क्या करूंगी? मैं इस पार्ट को चेंज करूंगी। मैं आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए बता रही हूँ। अगर आपको आगे सेंटेंस के पार्ट में वर्ड दिख रहा है और आपको इसी हाईलाइटेड पार्ट को चेंज करना है तो सेवरल पीसेस ऑफ कर देना। ठीक है, सेवरल पीसेस ऑफ एविडेंस, तो सेवरल भी जस्टिफाइड हो गया, पीसेस ऑफ लगा दिया तो वर्ड भी जस्टिफाइड हो गया। अगर आप सोचते हैं ना वर्ड को चेंज करने के लिए, तो ये गलत है क्योंकि एविडेंसेस वर्ड नहीं है, तो चेंज तो इसी पार्ट में होगा, बट हम उसको इस तरीके से चेंज करेंगे कि हम इसको जस्टिफाई कर पाए। वो कैसे होगा? सेवरल पीसेस करके। अभी आपको सिर्फ ये बताना है इस पार्ट में एरर है क्या, एरर तो आपसे पूछा नहीं है। ठीक है, तो एविडेंस एविडेंस ही होता है, एविडेंसेस कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अराउंड 80 क्वेश्चंस हैं हमारे, तो हम लगभग 4 पार्ट्स में एरर के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।